नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक अवेयरनेस चैनल है जहां हमारा उद्देश्य है कि हम आपको एजुकेशन के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा मोटिवेट कर सके आपके हेल्थ के प्रति। पिछले हफ्ते एक पॉडकास्ट रिलीज़ किया था जिसका नाम था न्यूरोसाइंस बिहाइंड द मूवमेंट। आज इसी वीडियो को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इस वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस वीडियो को आप हिंदी में भी एक्सप्लेन करें। और इसीलिए आज का ये वीडियो मैं स्पेशली उन दर्शकों के लिए लेके आई हूँ जो इसी इन्फॉर्मेशन को हिंदी में समझना चाहते हैं। तो अगर ये आप समझना चाहते हो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारा ब्रेन हमारी मूवमेंट्स को कैसे कंट्रोल करता है, तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आए अलग अलग टॉपिक्स पे। बेल्स पाल्सी पे तो ज़रूर हमने बहुत वीडियो बनाए और हम आगे भी लेके आएंगे। सेरिब्रल पाल्सी में बहुत बनाया, आगे भी लेके आएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर और कोई भी टॉपिक्स हो जिस पे आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में प्लीज़ शेयर करके बताइए कि आपको और कौन से वीडियोस या कौन सी जानकारी सुनना पसंद करेंगे आप लोग, जिससे मैं वो गेस्ट जो एक्सपर्ट है उस डोमेन में उनको ले आ पाऊँगी इस प्लेटफॉर्म में और उनके द्वारा आपको वो सही जानकारी दिला पाऊँगी। तो आज का वीडियो इसी नोट पे शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो सिस्टम है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसे समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि हम लोग ह्यूमन मेड नहीं है, हमें नेचर या फिर हम कह सकते हैं भगवान ने बनाया है। तो इस जो हमारी जो क्रिएशन है बॉडी की इतनी खूबसूरत है, इतनी रहस्यमयी है कि इसे जानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। लेकिन जो हमारे न्यूरो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ये समझने में कि हम लोग जो भी मूवमेंट्स, अगर मैं अभी आपके साथ बात करते हुए जैसे अपने हाथ हिला रही हूँ, ये जो मूवमेंट्स कर रही हूँ, ये मूवमेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये हमेशा सही तरीके से जाते हैं, इसमें गलती नहीं होती है। अगर हम देखें तो हम लोग गाड़ी जब चलाते हैं या कोई व्हीकल चलाते हैं, कितने प्रिसीजन के साथ हमें पता होता है कि कहाँ से नेविगेट करना है, राइट। बहुत ही फाइन ट्यून मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन वही जब कोई बीमारी होती है, कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, तो ये मूवमेंट्स में डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। तो इस सारी चीज़ों को, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमारे जो न्यूरो साइंटिस्ट उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया है, बहुत सारे लिटरेचर के द्वारा, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स के द्वारा। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको इन्हीं मूवमेंट्स को ब्रेन में कैसे ये बनते हैं और कैसे ये एग्जीक्यूट होते हैं इसका एक ओवरव्यू दे पाऊँ। तो आज मैं शुरुआत करूँगी एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अगर हम हमारी बॉडी को देखें तो बहुत सारे सिस्टम्स है इसके अंदर, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है जो हमारे हार्ट और जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करता है। वैसे ही हमारा एक मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम होता है जो हमारे मसल्स और हमारे बोन्स को मिलाकर बनता है। तो जो भी हमारी मूवमेंट्स होती है तो वो मस्कुलर सिस्टम के द्वारा होती है। फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, राइट। इसी तरीके से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का जिसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये एक सीपीयू की तरह है। अगर कंप्यूटर है और कंप्यूटर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग फीड इन कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेस होती है और उसका एक आउटपुट आता है। उसी तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे सराउंडिंग से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी हमें सेंसेस मिल रहे हैं, उसको कैप्चर करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके फीडबैक के फॉर्म में हमें एक रिटर्न में एक मूवमेंट देता है। तो एक लूप की तरह होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली कुछ चीज़ों से बनता है या कुछ ऑर्गन से बनता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन जो है वो है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, जो और भी बहुत सारी भागों में डिवाइडेड होता है। तो इसको मैं डिवाइड करूँगी सबसे पहले हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स और उसके बाद ब्रेन स्टेम, हमारा सेरिबेलम।
तो हमारा जो ब्रेन है उसमें दो बड़े से लोब्स होते हैं जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल कहा जाएगा हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेजरली यहाँ पे पहुँचती है, यहाँ पे डीकोड होती है, यहाँ पे प्रोसेस होती है और वहाँ से ब्रेन रिटर्न में कमांड्स भेजता है। तो ये होता है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी 3 हिस्से होते हैं, आगे का हिस्सा, बीच का हिस्सा, पीछे का हिस्सा और एक छोटा साइड का हिस्सा। तो ये हो गए टोटल 4। अभी ये जो 4 हिस्से हैं इसको कहते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो सामने की तरफ है वो है फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो बीच में है वो है पैराइटल लोब, ठीक है। उसके बाद जो साइड में है नीचे की तरफ इसको कहते हैं टेम्पोरल लोब और पीछे की तरफ जो होता है उसको कहते हैं ऑक्सिपिटल लोब। जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये हमारे सारे सेंसेशंस को कैप्चर करके उसका मीनिंग निकालता है। हमारा जो पैराइटल लोब है बेसिकली यहाँ से हमारे मूवमेंट्स के कमांड्स वापस जाते हैं। हमारा जो ऑक्सिपिटल लोब है पीछे की तरफ का, ये हमारे विजन, हमारे बैलेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। और जो हमारा टेम्पोरल लोब है जो साइड का है ये हमारे ऑडिटरी स्टिमुलाई इसको मेंटेन करता है। तो हर एक ब्रेन की जो सिस्टम है या ब्रेन की जो एरियाज़ है उसको कुछ कुछ टास्क असाइंड है और हर एक एक्सपीरियंस जो हमें मिलता है वो उस ब्रेन एरिया में जाके प्रोसेस होता है, स्टोर होता है एज एन मेमोरी, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके आगे के एक्शन डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इस तरीके से हमारा जो पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये काम करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे जो दूसरा नीचे हिस्सा होता है उसको कहते हैं बेसल गैंग्लिया। जैसे मैंने नाम बताया, बेसल मतलब बेस, गैंग्लिया मतलब एक झुंड सारे न्यूरॉन्स का, या बोल सकते हो बहुत सारे न्यूरॉन्स एक जगह पे इकट्ठा हुए हो। जैसे भी न्यूरॉन्स क्या होते हैं ये आगे चल के समझेंगे, बट बेसल गैंग्लिया बेसिकली हमारा जो ब्रेन है उसका नीचे का स्ट्रक्चर होता है, बेस जैसे हमने कहा वैसे। अभी ये जो बेसल गैंग्लिया इसका क्या काम है? जैसे मैंने कहा जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी से आ रही है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो सबसे ऊपर वाला हमारा ब्रेन का हिस्सा है वहाँ पे जाके प्रोसेस होती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से बेसल गैंग्लिया में नीचे की तरफ आती है। बेसल गैंग्लिया बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन को और सिंप्लीफाई या डिकोड करता है और यहाँ से एक कमांड भेजता है मोटर आउटपुट के माध्यम से। मतलब कि अगर जैसे मैं यहाँ पे मेरे सामने ये कप रखा हुआ है, मैं इस कप को देख रही हूँ, अभी ये मेरा विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हुआ जो मेरे ब्रेन के पीछे की तरफ का था और मुझे मेरे सेंसरी या विजन वाले कॉर्टेक्स ने मैसेज भेजा मेरे जो एक्टिविटी वाला जो एरिया है ब्रेन का उसको कि मुझे पानी पीना है और उसके लिए मुझे अपना हाथ का इस्तेमाल करना होगा इस ग्लास को उठाने के लिए और पीने के लिए, राइट। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे ब्रेन ने जो कमांड दी ये बेसल गैंग्लिया को पहुंचेंगी जो नीचे का हिस्सा है। बेसल गैंग्लिया उसको फाइन ट्यून करके एक सिंप्लीफाइड वर्जन में कि हाथ आपको इस तरह जाके उठाना है, राइट। ये मैसेज मेरे हाथों को भेजेगा, हाथों की नर्व्स को भेजेगा और मेरे हाथ फिर आगे जाके इस कप को उठाएंगे, मेरे मुंह के पास लेके आएंगे और मैं इस तरीके से पानी पीऊँगी। जब मैं पानी पी लूँगी, जब ये पानी मेरे गले से उतरता है, अगेन एक सेंसरी कॉर्टेक्स में मैसेज पहुंचा कि हाँ मैंने पानी पी लिया है, अब इस ग्लास को वापस रखने की बारी आई है और वापस रखने के लिए आपको इस हाथ को दोबारा सीधा करके यहाँ रखना होगा। ये जो सारा एक्शन था ये एक लूप की तरह चला और इसमें हमारी ब्रेन और बेसल गैंग्लिया ने ब्रेन ने समझा, कमांड बनाए, कमांड को बेसल गैंग्लिया में पहुंचाया, बेसल गैंग्लिया ने उस कमांड को मेरे हाथों तक के पहुंचाया और इस तरीके से बेसल गैंग्लिया हमारा जो है वो काम करता है। तो अगर हम हायरार्किकल वे में देखते हैं या अगर हम ऐसे समझते हैं कि सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का है या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा हिस्सा है ब्रेन का जो सबसे मेन डिसीजन मेकर है हमारे बॉडी का, तो उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पहला नंबर आता है, उसके बाद आता है बेसल गैंग्लिया का नंबर। अभी बेसल गैंग्लिया के बाद और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो उसी के नीचे और उसके आसपास आता है जिसका नाम है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में 2 अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका नाम है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अभी थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये दोनों मिला के डायनसेफेलॉन बनाते हैं ब्रेन के नीचे में ही और
एकदम नीचे नहीं, बीच के एरिया में यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है। अभी ये थैलेमस जो है ये क्या करेगा, थैलेमस का काम है हमारे सेंसरी प्रोसेसिंग। सो जो भी इंफॉर्मेशन हमें ब्रेन की तरफ मिली है, जो भी सेंसेशन मिली है, उसको और सिंप्लीफाई करके ब्रेन में पहुंचाना, उसको प्रोसेस करना कि ये क्या है, ये क्या समझने की कोशिश कर, ये जो सारे काम है ये थैलेमस करता है। और इसमें ये जो थैलेमस है ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का भी यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है हमारे एक्शंस को डिटरमाइन करने में। तो ये एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरह है जो फिल्टर आउट करके इन्फॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक के पहुंचाता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी इन्फॉर्मेशन वापस लाता है। और ना ही सिर्फ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बल्कि जो हमारा सेरिबेलम है, जो हमारे ब्रेन के नीचे पीछे की तरफ एक हिस्सा आता है सेरिबेलम, उसके भी इंफॉर्मेशन को थैलेमस प्रोसेस करता है। और जो हमारा ब्रेन स्टेम है इसके भी इंफॉर्मेशन को थैलेमस प्रोसेस करता है। अभी सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, थैलेमस जो है ये सेंसरी प्रोसेसिंग यूनिट है। ये मोस्टली हमारे सेंसेशंस को कैप्चर करके उसका मतलब निकालने का या उसको डिकोड करने की कोशिश करता है। और जो बेसल गैंग्लिया था जो मैंने बताया था, ये हमारे मोटर मतलब जो कमांड्स जो ब्रेन में प्रोसेस होके वापस आ रहे हैं उसको ज़्यादा प्रोसेस करता है। तो ये डिफरेंस होता है थैलेमस हाइपोथैलेमस और बेसल गैंग्लिया में। अब बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे ब्रेन का। सेरिबेलम कोई भी कमांड नहीं क्रिएट करता या वो कोई प्रोसेसिंग नहीं करता। मतलब कि अगर हम जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी से लेके जा रहे हैं और जो भी मूवमेंट के कमांड्स जो हम लोग के बन रहे हैं वो सेरिबेलम में नहीं बनते, लेकिन सेरिबेलम फाइन ट्यूनिंग का काम करता है। मतलब कि अगर मेरे हाथ दोनों सिंक्रोनाइजेशन में चल रहे हैं तो ये जो फाइन ट्यूनिंग हुई एक्शन की ये सेरिबेलम ने की। अगर मैं मेरी बॉडी का बैलेंस एडजस्ट करती हूँ, कई बार हम लोग गिर रहे होते हैं तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम लोग बैलेंस कर पाते हैं। ये किसने किया? तो ये हमारा जो सेरिबेलम स्ट्रक्चर है इसका काम होता है। सेरिबेलम जो है ये बेसिकली प्रोसेसिंग का काम करता है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन ने इकट्ठा की है हमारे सेंसेस के द्वारा, और जो ब्रेन ने डिसाइड किया है कैसी मूवमेंट हमें करनी है, जो हमारे थैलेमस ने डिसाइड किया है, जो हमारे बेसल गैंग्लिया ने डिसाइड किया है, उसको और थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग, एक फाइनल टच देता है, आप इस तरीके से कह सकते हो। ये काम जो है ये हमारा सेरिबेलम करता है। तो ये है इम्पोर्टेंस हमारे सेरिबेलम की। सेरिबेलम के अलावा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का जिसका नाम है ब्रेन स्टेम। अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये झाड़ियों के जैसा दिखता है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेड़ का, एक वृक्ष का ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे से एक स्टेम जैसी निकल रही है जो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में आती है। तो जो ये ब्रेन स्टेम है ये स्टेम है हमारे ब्रेन का, और ये फिर स्पाइनल कॉर्ड का रूप नीचे जाके लेता है। तो ये जो ब्रेन स्टेम है इसका भी बहुत सारा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी में। ये कुछ मेजर जैसे टास्क है जो अपने लेवल पे ही सॉल्व कर सकता है, और ये हमारे छोटे ब्रेन की तरह काम कर सकता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। इसीलिए हमारे जो ब्रेन स्टेम में बहुत सारे सेंटर्स या न्यूक्लियाई होते हैं जो हमारे पोस्चर, हमारी वॉकिंग एबिलिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो कई बार बहुत ही क्विक डिसीजन अगर हमें लेना है या बहुत ज़्यादा सोचने की जिन चीज़ों में ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें एम्बेड हो जाती है हमारे ब्रेन स्टेम लेवल पे। मतलब कि ब्रेन को वहाँ तक के सोचने की, इतना ज़्यादा एग्जीक्यूट करने का काम ही नहीं पड़ता, या फिर उन्होंने एक कमांड सा दे रखा है अपने इन सिपाहियों को, और ये सिपाही जो है यही हमारे एक्शंस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचें, अगर हम कार चलाना सीख रहे हैं इनिशियल डेज में तो हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, हम बहुत ही स्ट्रांगली अपने हाथों को, मतलब हमारी हर एक चीज़ में हमारा फोकस होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी कार चलाने की प्रैक्टिस बढ़ते जाती है, आप नोटिस करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा ऑटोमेटिकली आपका हाथ कैसे हिला, ऑटोमेटिकली आप कैसे चले, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती है। तो ये ऑटोमेटिकली एक्चुअली नहीं हो रही है। ये जो पोस्चर हमारा था, जो हम लोग हमारे हाथ पैर से जो मूवमेंट कर रहे थे, ये हमारे ब्रेन स्टेम ने कहीं ना कहीं टेक ओवर कर लिया, और जो छोटे छोटे न्यूएंसेस मूवमेंट के करने हैं ये हमारे ब्रेन स्टेम लेवल पे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ब्रेन को डेफिनेटली पता होता है, ऐसा नहीं है कि ब्रेन को पता नहीं है, बट वो एक्शन बड़े ही फास्ट लेवल पे हो जाता है। तो वहाँ पे रोल आता है ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम इंफॉर्मेशन कलेक्शन का भी काम करता है।
ब्रेन स्टेम अधिकतर हमारी स्किन, हमारे हेड के मसल्स, हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम और हमारे विजन के माध्यम से इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है और ब्रेन तक के पहुंचाता है। और इसी तरह अगर हम मोटर आउटपुट यानी मूवमेंट्स की बात करें तो ब्रेन स्टेम अधिकतर हमारे पोस्चर कंट्रोल, हमारे लोकोमोशन, हमारे नेक, फेस और आईज के मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो ब्रेन स्टेम है ये हमारे टेस्ट सेंसेशन और हियरिंग जैसे कॉर्टिकल फंक्शंस को भी, ये जो सारे सेंसेशन है इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन स्टेम है ये हमारी अवेयरनेस को भी रेगुलेट करता है। तो ये सारे फंक्शंस आते हैं हमारे ब्रेन स्टेम के। अभी इसके नीचे जो स्ट्रक्चर आता है नेक्स्ट लेवल पे वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन से शुरू होकर नीचे की तरफ उतरता है और यहाँ से ही हमारी बॉडी की सारी नर्व्स बाहर निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड के पास कुछ लेवल का फंक्शन है, जैसे कि इमीडिएटली अगर आपको हाथ पैर को बेंड करना है रिफ्लेक्सिवली, मतलब आपने सामने आग देखी और इमीडिएटली आपने हाथ को पीछे कर लिया ऑटोमेटिकली, ये रिफ्लेक्स एक्शन था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे हो गया। तो बहुत ही बेसिक से जैसे टास्क है जिसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो जैसे मैंने कहा ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे कंट्रोल हो जाया करती है, तो वो टास्क है स्पाइनल कॉर्ड का। और स्पाइनल कॉर्ड एक मीडियम है सारी इन्फॉर्मेशन को ऊपर तक के लेके जाने के लिए। तो जो भी हमारी नर्व्स इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रही है वो सारी कैप्चर होके ब्रेन तक के स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जाती है और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इन्फॉर्मेशन वापस आई है वो नीचे की तरफ भी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से ही जाती है। इसीलिए जब लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जब हो जाती है या किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम या लंबर कैनाल स्टेनोसिस या स्लिप डिस्क या पीआईवीडी जैसी प्रॉब्लम होती है, जब स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन आता है तो उनको सेंसरी सिम्टम्स आने शुरू होते हैं या मोटर सिम्टम्स, जैसे कि पैरों में वीकनेस या पैरों में चींटियां चलना, इस तरीके के सेंसेशन आते हैं या बहुत ही शार्प शूटिंग पेन जाता है। तो ये नर्व पेन जो है ये अधिकतर स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव आ रहा है, तो वो जो सेंसरी पाथवे और जो मोटर पाथवे नीचे की तरफ आ रहा है उस पर डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके वजह से। तो ये है रोल हमारा स्पाइनल कॉर्ड का। अब बात करते हैं हमारी नर्व्स के बारे में। हमारी बॉडी में हर एक जगह में नर्व्स प्रेजेंट होती है। ये नर्व्स दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी सेंसरी नर्व और दूसरी होती है हमारी पेरिफेरल नर्व, दूसरी होती है हमारी मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व सारा सेंसरी इंफॉर्मेशन कैप्चर करके ब्रेन की तरफ लेके जाती है और इसके रिसेप्टर्स भी होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब होता है वो एंड्स नर्व के जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी फिंगर टिप्स या हमारे हाथ जो है ये ज़्यादा टच सेंसिटिव होते हैं कंपेयर टू हमारा बैक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे नर्व एंडिंग्स ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हमारे जॉइंट्स में कुछ होता है जिसको कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर एक रिसेप्टर है, इंफॉर्मेशन कैप्चरर कह सकते हो, जो हमारी बॉडी पोजीशन को कैप्चर करते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स है ये नर्व्स के साथ कनेक्ट होकर ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं और ब्रेन उन्हें फिर प्रोसेस करके जब इन्फॉर्मेशन वापस भेजता है तो वो मोटर नर्व्स के द्वारा भेजता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स है जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करती है, इन्फॉर्मेशन कैरियर करके लेके जाती है ब्रेन तक के और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को वापस भेजती है नर्व्स के ही द्वारा। और सबसे छोटा यूनिट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है वो है न्यूरॉन, मतलब कि नर्व सेल। हर एक स्ट्रक्चर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेल से बना है एट द एंड ऑफ द डे। और जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स या सेल्स होती है इसको न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन की जो प्रॉपर्टी होती है ये बहुत अलग होती है कंपेयर टू अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन मेंटेन या होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, न्यूरॉन्स के अंदर निगेटिव पावर होता है, तो और जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर पॉजिटिव पावर होता है। तो जब निगेटिव पॉजिटिव का ब्रेकडाउन होता है, जब ये लैप्स होता है, तभी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ऐसे सारे एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। तो अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूरॉन्स में। एक होती है साइनैप्स। साइनैप्स का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक के इंफॉर्मेशन का जाना। इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल।
और एक्शन पोटेंशियल एंड साइनेप्टिकल ट्रांसमिशन। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब कि जब एक न्यूरॉन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, रेस्ट में बैठा है, तो उसके अंदर निगेटिव पावर या निगेटिव आयंस बैठे हुए हैं। जब भी कोई इरिटेशन या स्टिमुलेशन होता है तब देयर इज अ न्यूरोनल एक्सचेंज या आयन एक्सचेंज, जिसकी वजह से इंटरनल जो हमारी निगेटिविटी अंदर है उस सेल के अंदर वो डिसरप्ट होती है और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बनता है जिसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब कि एक एक्शन का इनिशिएशन हुआ और वो एक्शन फिर ट्रांसमिट होता है दूसरे न्यूरॉन तक थ्रू साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में उस पावर, उस जो एक आयन या जो एक एनर्जी थी वो ट्रांसमिट हुई, राइट। इसी तरीके से हमारी सारी न्यूरॉन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करती है। अभी जो मैंने पहले नर्व की बात की थी, ये जो नर्व्स न्यूरॉन्स से बनते हैं और नर्व्स के आजू बाजू एक लेयरिंग होती है जिसको कहते हैं माइलिनेशन। माइलिनेशन ये काम करती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी स्पीड को बहुत तेज़ी से ब्रेन तक के पहुंचाती है। इसीलिए कुछ नर्व्स होती है जिसमें माइलिनेशन बहुत ज़्यादा होता है और कुछ नर्व्स होती है जिसमें माइलिनेशन कम होता है। जैसे कि एक तरीके की नर्व होती है हमारी बॉडी में जिसको ए बीटा फाइबर्स कहते हैं। ये अधिकतर हमारे सेंसेशंस को कैरी करती है। ये बहुत ही स्ट्रांगली माइलिनेटेड नर्व होती है, मतलब कि इसमें जो शीथ या जो इंसुलेशन है ये बहुत स्ट्रांग है और ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने कैप्चर की उसको बड़े ही तेज़ी से ब्रेन तक के पहुंचा सकती है। जबकि हमारी ब्रेन में, हमारी बॉडी में और एक तरीके की नर्व होती है जिसको सी फाइबर्स कहते हैं। ये सी फाइबर्स में कम माइलिनेशन होता है, इसीलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये धीरे धीरे कैरी करके लेके जाती है। अधिकतर जो हमारे पेन सेंसेशन के फाइबर्स है ये इन सी फाइबर्स के द्वारा हमारे ब्रेन में जाते हैं और हमारी ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो ये है काम हमारे न्यूरॉन्स का, हमारे नर्व्स का। तो ये था हमारे स्ट्रक्चर्स के बारे में। अभी अगले पार्ट जो है हमारे वीडियो का, इसमें समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स ऑल टुगेदर कैसे काम करता है। तो अब तक के हमने देखा कि हमारे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे सिस्टम या हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अभी ये सिस्टम साथ में कैसे काम करते हैं इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की तरीके से समझते हैं कि जैसे मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल लिया था कि मेरे सामने अगर एक कप रखा है और मुझे इस कप को उठाना है और पानी पीना है, तो ये जो एक्शन, जो बड़ी ही सिंपल सी एक्शन हम लोग बिना रिकॉग्नाइज किए करते हैं बहुत बार, ये कैसे हमारे पूरी बॉडी से साथ में एग्जीक्यूट होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम मोटर थियरीज के बारे में देखते हैं तो हमारा जो पूरा ओवरऑल बॉडी सिस्टम है ये दो मेथड से कंट्रोल होता है। एक होता है जो है हिरार्किकल सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि सबसे टॉप में आता है ब्रेन, इसके बाद में आता है हमारा बेसल गैंग्लिया, फिर आता है हमारा डायंसेफेलॉन, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये हाई टू लो, लेकिन साथ में एक पैरेलल सिस्टम भी काम करता है जो एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट करके काम करते हैं। मतलब कि अगर एक सिस्टम किसी वजह से पूरी तरीके से ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो जो दूसरा सिस्टम है वो उसकी एक्टिविटीज़ को ले लेता है, और इसी कॉन्सेप्ट को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। या कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है, हमारी ब्रेन के पास इतनी कैपेसिटी है कि अगर एक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो दूसरा सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग है या जो ठीक से काम कर रहा है वो उसको टेक ओवर कर लेगा और उस एक्शन को कंप्लीट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो लोग देख नहीं पाते हैं उनकी हियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब वो सुन के कोई भी चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वो अपने एक्शंस लेते हैं। अगर आप अपनी भी खुद की बात करते हैं, आप देख रहे हो कि आपके सामने ये ग्लास रखा है, लेकिन अगर मैं अपनी आंखें भी बंद करूँगी तो मैं अपने टच सेंसेशन की मदद से आई वुड बी एबल टू पिक दैट ग्लास अगेन, राइट। सो मतलब इस समय मैंने क्या किया, भले ही मेरे विजुअल सिस्टम को मैंने शट डाउन कर लिया था, लेकिन मैंने अपने टच सेंसेशन का इस्तेमाल किया उसी चीज़ को पकड़ने के लिए, राइट। मतलब कि जो हायरार्किकल प्रोसेस तो चल रहा था, लेकिन साथ साथ में ये चीज़ें एक दूसरे की मदद भी करती है हमारे एक्शंस को करने के लिए। तो दो सिस्टम्स हो गए, एक हुआ हायरार्किकल और एक हुआ पैरेलल सिस्टम, राइट। अब ये जो सिस्टम है ये कैसे काम करते हैं, वो वे में काम करते हैं। एक होता है असेंडिंग पाथ, मतलब नीचे से ऊपर तक के जाने वाली इंफॉर्मेशन, और है डिसेंडिंग पाथवे, मतलब ऊपर से जो प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन नीचे आई। तो अभी मैं इन पाथवेज की बात कर रही हूँ।
अभी तक के हमने स्ट्रक्चर्स की बात की थी, अभी ये जो पूरा पाथ है, जो एक रास्ता है, ये कैसे कवर अप होता है। अभी जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, मेरी आँखों ने इस ग्लास को कहाँ है इसे जज किया। ये जज करने के बाद जो मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस थे उसके हिसाब से मेरे ब्रेन ने इसको समझा कि इसको कवर करने के लिए मुझे इतना डिस्टेंस जो है ये कवर करना पड़ेगा, मुझे बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़े ही आसानी से अपने हाथों की मदद से इसे उठा पाऊँगी। तो ये जो सारा सेंसरी प्रोसेसिंग हुआ, ये दो चीज़ों से हुआ, एक विजन, एक प्रोप्रियोसेप्शन कि मैं वेस्टिबुलेशन, या आप कह सकते हो कि मेरा पोजीशन नेक्स्ट टू दैट कप और नेक्स्ट टू दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसने परसीव किया या अंदाज़ा लगाया कि कितना डिस्टेंस है। और तीसरा मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस कि ये कप बड़े आसानी से मैं उठा पाऊंगी या नहीं, ये हैवी होगा या नहीं, ये कैसा दिख रहा है, मुझे बहुत भारी नहीं दिख रहा है, तो मुझे ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी सिस्टम्स जो मेरी ब्रेन, मेरी विजन, मेरा वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है, मेरे सेरिबेलम, ये सारों ने साथ में प्रोसेस किया और प्रोसेस करके मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी कि तुम्हें बैठे बैठे ही सिर्फ अपना हाथ है उसे आगे लेके जाना है और इस ग्लास को उठाना है। अभी अगर समझिए कि मैं अपना हाथ लेके जा रही हूँ, अचानक से कोई चीज़ है जो बीच में आ गई, या अचानक से मेरा ध्यान कहीं और चला गया और मैं बात करने लग गई, मेरा विजन वहाँ चला गया, फिर भी मेरा हाथ वहीं जा रहा है क्योंकि ब्रेन ने उस चीज़ को प्रोसेस कर लिया था। या फिर समझिए अगर बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो ब्रेन ने उस चीज़ को समझ लिया और उसने मुझे कमांड दे दिया कि मुझे यहाँ फाइन ट्यून करना पड़ेगा अपना एक्शन, मुझे अपने हाथ को नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। सेरिबेलम ने काम किया यहाँ पे, मेरे डायंसिफिलॉन ने काम किया यहाँ पे, मेरे ब्रेन स्टेम ने काम किया यहाँ पे, मुझे ये बताने में कि मुझे क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और ये जो मेथड थी जो मैंने इसको यूज़ की, ये मेथड ने ब्रेन को ने स्टोर कर ली कि अगर फ्यूचर में भी ऐसी कोई भी ऑब्स्टेकल आ रही है तो मैं ऑल्टरनेट वेज से इस चीज़ को उठा सकती हूँ। ये हम बचपन से लेके सीखते जाते हैं और हर एक एक्सपीरियंस जो है ये हमारे मेमोरी में एनकोड होता है और हमारी मसल मेमोरी को बनाता है कि हमें किस तरीके से मसल्स यूज़ करने हैं। इसका अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो में देखें तो हम लोग की कुछ आदतें बनी होती हैं, हम एक तरीके से चीज़ों को पकड़ते हैं, एक तरीके से एक साइड से ज़्यादा पकड़ते हैं, ये सारी प्रेफरेंसेस हमें होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये बार बार जब हम करते हैं तो एक मसल मेमोरी के फॉर्म में होता है, राइट। तो यहाँ दो सिस्टम्स ने काम किया, एक हुआ था सेंसरी सिस्टम जिसको मैं असेंडिंग पाथवे कहूँगी। असेंडिंग पाथवे मतलब सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करके ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे स्टोर हुई, प्रोसेस हुई और फिर डिसेंडिंग पाथवे के द्वारा नीचे की तरफ एज एन एक्शन फॉर्म में वापस आई। तो हर एक सिस्टम में हर एक वो स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैंने बात की थी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, डायंसिफिलॉन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, विजुअल कॉर्टेक्स, ये सारी चीज़ों ने साथ में काम किया, तब जाके ये एक्शन हो पाया। इसीलिए सोचिए अगर हमें एक चोट भी लगती है, ठीक है, तो अगर हम ये सोचते हैं कि चोट तो सिर्फ यही लगी है, बाकी चीज़ें तो ठीक है, तो उसके वजह से क्यों मेरी लाइफ में इतना इम्पैक्ट आता है? इसीलिए क्योंकि ये एक पार्ट है सिस्टम का। हम हमारी बॉडी को एक हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह साथ में काम करती है। अगर एक भी हिस्सा उसमें प्रॉब्लम आती है तो वो कहीं ना कहीं एक जर्क या एक इनसिंक्रोनाइजेशन बनाएगा हमारी बॉडी में। लेकिन ब्यूटी इज ऑल्सो देयर कि हमारी बॉडी फिर भी इतनी स्मार्ट है कि वो ऑल्टरनेट तरीके ढूंढ लेती है और उन ऑल्टरनेट तरीकों से हमारा जो एंड गोल है, जो है कप उठाना या कोई चीज़ उठाए या कुछ भी करना, उसको कंप्लीट कर देती है। ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है लेकिन इतने ही सिंप्लीफाइड, इतने ही सीमलेस तरीके से होता है। और ये तभी हो सकता है जब इसका क्रिएटर नेचर हो या भगवान हो। एज ए ह्यूमन बीइंग भले ही हम कितने भी स्मार्ट हो जाएं, लेकिन हम इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम आज तक के नहीं बना पाए हैं और आई डोंट थिंक हम कभी भी फ्यूचर में बना पाएंगे। सो एज अ टेक अवे मैं ये कहना चाहूँगी, एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ नेचर।
अगर हम हमारी बॉडी को समझते हैं तो हम हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारी बॉडी एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है, ना कि अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। हर एक हिस्से का एक इन्फ्लुएंस है दूसरे हिस्से पे, और इसीलिए जब हम कोई भी कंडीशन या कोई भी प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहे हैं या ठीक करना चाहते हैं, तो हमें उसे एज अ होल, एज एन होलिस्टिक सिस्टम देखना होगा, रादर कि एक हिस्सा समझ के। और तभी हम एक ओवरऑल या होलिस्टिक सॉल्यूशन या एक बेहतर सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर पाएंगे। और हमारा जो उद्देश्य है हेल्थ क्यू रिहैब में ये यही है। हम चाहते हैं कि आपके क्रॉनिक पेन्स, आपके मोबिलिटी इश्यूज, आपकी इंजुरीज, आपके डिजेनरेटिव चेंजेस जैसे आर्थराइटिस है या जो भी है, राइट, आपके फेशियल पैरालिसिस चेंजेस या आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ों को हम एज अ बेस करेक्ट कैसे करें? बाय वर्किंग ऑन एन होलिस्टिक फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। दैट इज़ द कोर पर्पस ऑफ हेल्थ क्यू रिहैब। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई भी मूवमेंट रिलेटेड चैलेंजेस फील हो रहे हैं, प्लीज़ रीच आउट टू अस। हमने हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारे ईमेल आईडीज़ और हमारी वेबसाइट, ये सारी चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इवन आप ऊपर जो टैब दिख रहे हैं वहाँ पे भी है। आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो हमारे कोई भी मूवमेंट स्पेशलिस्ट के साथ, और अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से एक्टिव तरीके से अपने दम पे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को आपकी ज़रूरत है। आपकी बॉडी को कोई पैसिव मेथड की इतनी ज़्यादा शायद ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि पैसिव मेथड्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, हमें सर्जरीज़ के लिए नहीं जाना चाहिए, हमने मसाज या मोबिलाइजेशंस या कोई मशीन्स नहीं लेनी चाहिए। डेफिनेटली उसकी चीज़ों का एक रोल होता है, बट हैविंग सेड दैट, हमारे खुद का हमारी बॉडी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम हमारी बॉडी को मूवमेंट थेरेपी या मूवमेंट्स के द्वारा बड़ी ही आसानी से हेल्दी और वेल मेंटेन रख सकते हैं। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए कैसे इन्हें किया जाए, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस। और दैट नोट मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ और आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। ज़रूर से कमेंट में प्लीज़ बताइएगा आपको ये फॉर्मेट के वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि क्या हमें ऐसे वीडियोस और बनाने चाहिए या नहीं। और ये ब्रेन में जब स्टोर होता है तब हम और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। इसी नोट पे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।